बेटे हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो पोर्शन गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये सुनिए, थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम है बेटे, इस वजह से हो सकता है बीच में थोड़ी डिस्टरबेंस आपको फील हो, तो थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे हम। सुनिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो आपके सिलेबस से स्किप हो चुका है, लेकिन एक बात सुनिए, ये जितने भी पोर्शन हमारे अब स्किप हुए हैं, स्टार्टिंग में हम लोगों ने इन सबको किया है और आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इन सभी को करना चाहिए। तो अभी तो हम इनको नहीं करेंगे, दोबारा से सीबीएसई पर मेन फोकस करेंगे। बट किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि सर मुझे तो ये पहले वाले पॉइंट भी सारे के सारे क्लियर करने में पढ़ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद इन 1 वीक अकेडमी की ऐप तैयार हो चुकी होगी, उस ऐप के अंदर आपको सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी जो सिलेबस हमारा सीबीएसई कट कर चुकी है, इवन दो उसकी भी। ओके, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये आपको नहीं करना। उसके बाद बच्चे आपको इसके अंदर इलेक्ट्रो केमिकल और गैल्वेनिक सेल, बेटा ये कंप्लीट कट नहीं हुआ, इसका कुछ पोर्शन कट हुआ है, लेकिन हम इसे कट नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इसके बाद आगे बेटे थर्ड, जितने भी हमारी सेल एंड बैटरीज हैं वो आपके सिलेबस से डिडक्ट हो चुकी हैं, इसे आप छोड़ सकते हैं। फोर्थ नंबर पे बेटे कोरोजन, ये 4 टॉपिक हैं जो अब हमें नहीं करने हैं। ओके, तो बेटा बेसिकली हम अपने रिवीजन क्लास को लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से स्टार्ट ना करके हम उसे स्टार्ट कहां से करेंगे, वो ध्यान दीजिए बेटे। जो टॉपिक हमारा आज का है इसे मैं नेम देने वाला हूं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी हम इसे बोल सकते हैं। ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, फर्स्ट नंबर पे रेजिस्टेंस, सेकेंड नंबर पर बेटा क्या आ जाएगा आपका ये रेजिस्टिविटी, थर्ड नंबर पर हमारे पास क्या है कंडक्टेंस, फोर्थ नंबर पर क्या आएगा बच्चे कंडक्टिविटी। साउंड मुझे क्लियर कर दो बेटा। क्लियर है सर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस बताइए जल्दी। अगर किसी तरह से करंट के फ्लो होने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। क्या आप में से कोई बच्चा एक एग्जांपल दे सकता है कि हम डेली रूटीन लाइफ में कोई साउंड सुनते हैं या कोई फिनोमिना देखते हैं जो रेजिस्टेंस की वजह से होता है, प्लीज बताइए। हाँ जी बेटा, प्लीज बताइए, कोई भी ऐसा फिनोमिना, कोई भी ऐसा कुछ जो रेजिस्टेंस की वजह से होता है। आई थिंक बेटा जो मोटी मोटी वायर्स होती हैं, हाई वोल्टेज वायर्स होती हैं, जब उनमें से करंट फ्लो करता है तो क्या आपको एक साउंड सुनाई नहीं देती? बताओ बेटे, एक चिड़चिड़ की आवाज, कुछ स्पेशल अलग तरह की साउंड हमें सुनाई देती है बेटे, बताओ बेटा, सुनाई देती है। तो जो हमें ये साउंड सुनाई देती है, इसका मेन रीजन क्या है, इसका मेन रीजन क्या है, रेजिस्टेंस। देवांशी, एक तो जो ये साउंड आ रही है इसका मेन कारण है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वजह से कुछ इलेक्ट्रिसिटी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। चलो ठीक है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी आपका वेस्ट हो गया, क्या कोई और भी ऐसा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस की वजह से हुआ, प्लीज बताइए। क्या कोई और भी ऐसा फैक्टर है यहाँ पर? खुद को अनम्यूट करके भी बता सकते हो बेटे आप लोग। हाँ जी बताओ, कुणाल बताओ। इलेक्ट्रिसिटी के जो कट वगैरह लगते हैं समर में। बेटे आपकी साउंड थोड़ी कम आ रही है मुझे, अब बोलो, बताओ बताओ बताओ। वायर में हीट प्रोड्यूस होना, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कह रहे हो प्रांश, पीयूष, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटे। अगर किसी वायर में से कॉन्टिन्यूसली करंट फ्लो कर रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमें वो वायर बहुत ज्यादा हीट अप हुई मिलती है। तो किसी भी वायर का, किसी भी इलेक्ट्रिक गैजेट का हीटिंग फिनोमिना शो करना, इसका भी मेन रीजन क्या है,
रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस की वजह से हमारी कुछ इलेक्ट्रिसिटी किस में फ्लो कर जाती है, प्लीज बताइए। कुछ फ्लो कर जाती है, कुछ कन्वर्ट हो जाती है साउंड एनर्जी में, कुछ कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, और जो बचा हुआ करंट होगा वो फॉरवर्ड फ्लो करता है। क्या इतना क्लियर है सभी को? रेजिस्टेंस के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट बताइए कौन? ओम। इसीलिए उनकी यूनिट्स भी क्या रखी गई? ओम। उसका सिंबल क्या यूज करेंगे? ये एक तरह से हेडफोन की तरह हमारा ये सिंबल है। बच्चे जैसे रेजिस्टेंस है वैसे ही आपके पास एक फिनोमिना क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या लिखा हुआ है बताइए? रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या लिखा हुआ है? रो यहां रो। पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी यूनिट्स ओम मीटर। कैसे बनी अभी करते हैं, ये ध्यान दीजिए। 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आपके पास वायर जितना लंबा होगा उतना उसकी लेंथ ज्यादा, तो उतना रेजिस्टेंस भी उसकी ज्यादा होगी। बेटे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस बोलें या क्रॉस सेक्शन एरिया बोलें, आपकी वायर की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा, उतना ही रेजिस्टेंस रिवर्स कर दो कम होगी। क्यों गौरव, क्या ये क्लियर है बेटे? बताओ। जितना लेंथ ज्यादा उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा, जितना थिकनेस ज्यादा उतना रेजिस्टेंस कम। क्या ये चीज 10th क्लास में पढ़ रखी है हमने? गौरव खुद को अनम्यूट करो बेटे एक बार, बताओ जल्दी से बता दो फटाफट। बाकी सब चैट बॉक्स में बता सकते हैं बेटे, बट थोड़ा स्पीडली, क्योंकि बहुत सिंपल वाला पार्ट है, थोड़ा सा जल्दी से करो। चलिए नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए। ओके बेटे, नेक्स्ट आगे। तो बेटे यहां पर अगर हम फॉर्मूला जनरेट करें तो क्या बनता है? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन में ए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब आप खत्म करते थे तो 10th क्लास से आप लोगों ने क्या किया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हट कर एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये लीजिए रो। क्या बोलते थे हम इसे? रो का मीनिंग क्या होता था बेटे? रेजिस्टिविटी होता था। तो रो इज इक्वल टू में क्या बन गया? ए को ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाओ, आर मल्टीप्लाई बाय ए, डिवाइड में क्या आएगा बेटे? लेंथ आएगा। इसकी यूनिट्स अगर आप डिराइव करना चाहें तो क्या बनेगी? रो की यूनिट क्या है बेटे? ओम। एरिया की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। डिवाइड में लेंथ की यूनिट क्या? मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो क्या बचा? ओम मीटर। ये बताइए पहले, क्या ये क्लियर है सभी को? चल सकते हैं आगे। तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट्स हैं वो हैं ओम मीटर। आप सब जानते हैं बेटे, ये फॉर्मूला तुम 10th क्लास से करते आ रहे हो, हर चीज तुम्हारी 10th क्लास में थी। मेरा जो मेन लॉजिक यहाँ पर रहेगा ना वो कुछ अलग है। मुझे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में कोई बेसिक डिफरेंस बताओ, अगर तुम समझा सकते हो तो मुझे प्लीज बताइए। खुद को अनम्यूट अगर कोई करना चाहता है तो कर सकता है, जल्दी से बेटा। 12th क्लास के स्टूडेंट हो। शुरुआत में तुम लोग बहुत ज्यादा बोलते थे और वो 11th वाले चुपचाप रहते थे। अब 11th वाले इतने फ्रैंक है, वो लगातार डिबेट करने के लिए तैयार रहते हैं, फटाफट रिप्लाई करते रहते। तुम चुपचाप बैठे रहते हो, सुस्त हो गए हो क्या? क्या हुआ? हाफ ईयरली तक आते हुए जोश ठंडा हो गया क्या तुम्हारा? सृष्टि शर्मा ने रिप्लाई किया है रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। बिल्कुल ठीक है। और बाकी सब स्टूडेंट कुछ नहीं कहना चाहोगे? अंजलि, एनी आइडिया अबाउट दिस? रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बीच में कोई सिंपल सा डिफरेंस मुझे समझा दीजिए। कुणाल का कहना है रो डिपेंड अपॉन नेचर बट रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया। ये भी बात बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। चलिए, 2-3 बच्चों ने रिप्लाई किया है, पीयूष, कुणाल, मोक्ष, सृष्टि, इन 4 बच्चों ने रिप्लाई किया है। और बाकी सबके सब सुस्तराम, अमृत, सो रहा बेटा, रितिका, अंबिका, सो रहे हो तुम लोग? गौरव कहां खो गया तू? आर्यन, करीना, कृष्णा, तुम भी रिप्लाई करो बच्चे चैट बॉक्स में। मोहित छाबरा, घर पर तू टेस्ट के मार्क्स क्यों नहीं बताता बेटा? हाँ जी, खुशी, इशिका, निधि, रिप्लाई करो साथ साथ। हाँ जी बेटे, ध्यान दीजिए, सुनिए। जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है लेंथ और एरिया पर। ठीक है, तुमने वायर लिया, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, उस पर डिपेंड करता है आपका क्या? रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है बेटे कि वायर का मटेरियल कैसा है। आपने जो वायर लिया उसकी नेचर कैसी है, उसका मटेरियल कैसा है, उस पर डिपेंड करता है बेटे क्या? आपका रेजिस्टिविटी।
अच्छा एक और फैक्टर बता दो प्लीज, जिस पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। वेरी गुड कुणाल, बिल्कुल ठीक बताया आपने। मोक्ष बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। आगे बताइए, आगे बताइए। वेरी गुड, सृष्टि शर्मा डन। प्रांश, मुस्कान ओके। टेम्परेचर बेटे, तो याद रखना रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस एज वेल एज टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर कम या ज्यादा करेंगे तो रेजिस्टिविटी पर फर्क पड़ेगा, रेजिस्टिविटी पर फर्क पड़ गया तो अल्टीमेटली आर भी चेंज हो जाएगी। चलिए ठीक है बेटे, नेक्स्ट आगे। ओके अंशिका। नेक्स्ट बेटे कंडक्टेंस। बेटे जैसे रेजिस्टेंस था करंट का फ्लो ना होना, वैसे ही कंडक्टेंस क्या होगा, करंट का फ्लो हो जाना। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं बेटे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब सुनिए, सबसे पहले कंडक्टेंस का सिंबल सी लिखो या फिर क्या लिखोगे, जी लिखोगे। बेटे अगर सी बोलूं, कैपिटल सी, ये तो यूज कर रखा है जितने भी आपकी रेफरेंस बुक है, लाइक प्रदीप है, मॉडर्न एबीसी है, जीआर बटला है, उन सब में सी यूज कर रखा है। लेकिन एनसीईआरटी क्या सिंबल यूज करती है, कैपिटल जी यूज करती है। आपकी अपनी इच्छा है, तुम जो मर्जी यूज करो। कंडक्टेंस का सिंबल सी या फिर क्या बेटे, जी है। रेजिस्टेंस का बिल्कुल अपोजिट कंडक्टेंस होता है द फ्लो ऑफ करंट, तो बेटे रेजिस्टेंस का अपोजिट है, तो क्या फॉर्मूला लिख दिया, 1/r। आर्यन क्या क्लियर है बच्चे, C इज इक्वल टू 1/r। वैसे कंडक्टिविटी क्या होगा बेटे, कंडक्टिविटी का सिंबल के को क्या बोलते हैं प्लीज बताइए, के को क्या बोलते हैं ये बताइए। के को हम क्या बोलते हैं, कापा हम इसे बोलते हैं। कंडक्टिविटी का सिंबल के, कापा इज इक्वल टू में क्या आएगा बेटे, ये रेजिस्टिविटी का अपोजिट है, तो क्या बोलेंगे 1/रो, और इसकी यूनिट हमने अभी भी डिराइव की, पर ओम पर मीटर। हाँ जी बेटे, क्या क्लियर है। अगर कंडक्टेंस की यूनिट आपकी क्या बनती है बेटे, सॉरी रेजिस्टिविटी की यूनिट अगर आपकी ओम मीटर है, रेजिस्टिविटी की यूनिट अगर ओम मीटर है, तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या बनेगी, पर ओम पर मीटर। क्या ये क्लियर बेटा सभी को। हाँ जी, अब खुद को कौन अनम्यूट करना चाहता है, अब थोड़ा सा बाहर किक डाउन करने वाला फिनोमेना स्टार्ट करें। लास्ट टाइम कौन कौन गए थे, हनी और गुंजन गए थे, ठीक है ना। तो इनको तो बोलना ही नहीं है कुछ भी, अनम्यूट, इनको तो बोलने का फायदा ही नहीं है कि खुद को अनम्यूट करो। हाँ जी अर्पित, खुद को अनम्यूट करो जल्दी से, लेकिन बेटे बेटे फटाफट बता दे एक बार, रेजिस्टेंस का सिंबल, जल्दी बताओ बेटे जल्दी बताओ। रेजिस्टेंस का सिंबल आर, रेजिस्टिविटी का सिंबल रो। ओके, कंडक्टेंस का सिंबल सी और जी, जबकि कंडक्टिविटी का सिंबल क्या, के को क्या बोलते हैं, पापा कापा। और रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के अपोजिट अपोजिट, दैट्स व्हाई सी इज इक्वल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। एग्जैक्टली सी इज इक्वल टू 1/r लिख सकते हैं। रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो बच्चे क्या बोलेंगे, के इज इक्वल टू में क्या बोलेंगे, के इज इक्वल टू में क्या बोलेंगे, 1/रो हम इसे बोलेंगे। चलिए ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है बेटा, कर सकते हैं इजिली। नेक्स्ट आगे, अब सुनो बेटे, ये बताओ, ये फॉर्मूला सबको क्लियर है, ये जो लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला, ये बॉक्स में बंद हुआ पड़ा है, आर इज इक्वल टू रो इंटू में एल बाय ए, ये हमारा फॉर्मूला है। अब ध्यान दो, रो को आप नीचे ले जाइए लेफ्ट में, आर को नीचे ले आइए राइट साइड में। याद आ रहा है बेटे कुछ पुराना काम, जिन बच्चों ने नहीं कर रखा थोड़ा ध्यान देना। बेटे 1/, में रो लिख दिया मैंने, रो को मैं डिवाइड में ले गया लेफ्ट साइड में, आर को राइट साइड में ले आओ डाउनवर्ड, 1/, में आर, मल्टीप्लाई में क्या बचा हुआ है, L/A बचा है। ये बताइए पहले, क्या ये क्लियर है सभी को। नेक्स्ट आगे बेटे 1/रो कुछ जाना पहचाना लग रहा है शायद से, बताओ फटाफट जल्दी से। के इज इक्वल टू में, इज इक्वल टू में बेटे 1/, में आर को क्या बोलना है बताइए, 1/r। कंडक्टेंस सी बोल दो या जी बोल दो, जो आपका मन करे। लो बेटे मैं जी लिख देता हूं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसी बड़ी, लिख सकता हूं बड़े आराम से। मल्टीप्लाई में बेटे, रिया आप बताओ बेटा, L/A, शायद हम इसे सेल कांस्टेंट भी बोलते थे, बताओ रिया कुछ ऐसा याद आ रहा है बेटे,
लेंथ अपॉन एरिया को हम सेल कांस्टेंट भी बोलते थे। प्लीज बताइए बेटे। हाँ जी बेटे। और रिया बताओ बेटा जल्दी। आपने ओके ठीक है। और करिश्मा, करीना, करिश्मा, बच्चे आप लोग भी बताओ। आप चैट बॉक्स में रिप्लाई नहीं कर रहे हो, खुद को अनम्यूट भी कर सकते हो आप लोग। अच्छा ये बताइए मुझे, एल अपॉन ए को सेल कांस्टेंट ही क्यों बोला, क्या कारण है इसके पीछे? गौरव आप खुद को अनम्यूट करना चाहोगे? करो। एल अपॉन ए को सेल कांस्टेंट क्यों बोला गया? लेंथ अपॉन एरिया इज इक्वल टू में कांस्टेंट। बिल्कुल ठीक कह रहे हो मोक्ष, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी सुनो ध्यान से, कुछ बच्चों ने चैट बॉक्स में रिप्लाई किया है, कुछ बच्चों ने, ठीक है, जो सो नहीं रहे हैं, बाकी तो सोने का काम करते हैं, कर रहे हैं। हाँ जी बेटे ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, फिर मुझसे भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना बेटे। ध्यान दो, सुनो। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ रहे। फिजिक्स अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें ज्यादातर आप किसकी बात करते हो? वायर्स की बात करते हो बेटे। हम क्या स्टडी कर रहे हैं? हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में बेटे आप ज्यादातर बात करते हैं सॉल्यूशंस की, और सॉल्यूशन किस में होता है? किसी भी कंटेनर में। एग्री करते हो ना सब? क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है, तो हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री का मीनिंग हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशंस किस में होते हैं? किसी भी कंटेनर में होते हैं। और किसी भी कंटेनर के अंदर लेंथ और एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे उस पर थोड़ा सा फोकस करें। सुनिए, कोई बताएगा क्या लेंथ अपॉन एरिया, अगर किसी को याद हो तो कैसे निकाला जाता है? उर्वशी याद है? कुणाल को तो याद है। ये एक इलेक्ट्रोड, ये दूसरा इलेक्ट्रोड। आई थिंक बेटे मुझे ना सब बच्चों को स्किप कर देना चाहिए रिवीजन क्लास से, जिन बच्चों का सिर्फ बैकअप है या जिनको रिवीजन ऐसा करना चाहिए। हाँ जी बेटे बताओ, अब आ रही होगी वॉइस, कोई बात नहीं। ये बताओ मुझे, आप में से कौन कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जो बैकअप प्लस रिवीजन क्लास अटेंड करना चाहता है, जिसे रिक्वायरमेंट भी है और साथ साथ रिप्लाई करने के लिए भी तैयार है? वो हैंड रेज करो, मैं बाकी सबको रिमूव कर देता हूं। हैंड रेज करो बेटा, आपके पास ऑप्शन है। जिनका हैंड रेज नहीं होगा तो उनको मैं यहां से स्किप कर रहा हूं बेटे। उर्वशी आप तो प्रॉपर रिप्लाई कर रहे हो बेटे, मेरे माइंड में है। जो बच्चे रिप्लाई कर रहे हो तो मेरे माइंड में है बेटे। हैंड रेज सिर्फ उन्हीं को करना है शिविन जिनको रिप्लाई करना है बेटे। आई एम नॉट रोबोट, मैं यहाँ कोई रोबोट नहीं हूं। गुंजन, जब आपको रिप्लाई नहीं करना तो हैंड रेज क्यों कर रहे हो? फिर तो एक काम क्या करो, 4 to 5 आया करो, अपना लेक्चर अटेंड करो और अपना बस चले जाया करो। क्या जरूरत है तुम्हें? हैंड रेज तभी करो जब आप रिप्लाई करने के लिए भी तैयार हैं, अदरवाइज मत करें हैंड रेज, और मैं आपको क्लास से स्किप कर सकता हूं उसके लिए। हाँ जी अंबिका, अंबिका, करिश्मा, साहिल, शिविन पृथ्वी एंड प्रिंस धीमान, आप लोग बताइए। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे इस चीज पर। हाँ जी बेटे ध्यान दो, सुनो इधर। दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की लेंथ को हम क्या बोलेंगे? दो इलेक्ट्रोड्स, उनके बीच के डिस्टेंस को क्या बोल दिया? एल बोल दिया, लेंथ बोल दिया। और बेटे पूरे के पूरे कंटेनर का, पूरे के पूरे कंटेनर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया, ये देखिए, पूरे के पूरे कंटेनर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको हम क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे, हम उसे एरिया बोलेंगे। ये बताइए क्या ये सबको क्लियर है? एल अपॉन ए कैसे फाइंड आउट करना है, और ये एल अपॉन ए की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? कंटेनर पर डिपेंड करेगी। तो बेटे किसी सेल पर डिपेंड करेगी, किसी कंटेनर पर डिपेंड करेगी। इसे लेंथ अपॉन एरिया, इसे हम क्या नेम देते हैं? सेल कांस्टेंट। क्या नेम देंगे हम इसे? सेल कांस्टेंट। सेल का मीनिंग बेटा कंटेनर, ये कंटेनर पर डिपेंड करती है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? सेल कांस्टेंट। विशाल मैं फिर एक बार बता देता हूं बेटे, नो इश्यू, ध्यान दो, सुनो।
फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान दो, बीच में वॉइस थोड़ा सा कट हो गई थी, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है आज। सबसे पहले बेटे फिजिक्स के अंदर आप ज्यादातर किसकी बात करते हो? वायर्स की बात करते हो, है ना? आप किसी भी वायर को लेते हो, कोई कंडक्टर को लेते हो, ऐसा ही कुछ होता है ज्यादातर। लेकिन केमिस्ट्री में बेटे हम ज्यादातर बात किसकी करते हैं? वायर की नहीं करते। आपके पास कोई वायर का टुकड़ा नहीं होता, आप बात करते हो सॉल्यूशन की। ऑब्वियसली सॉल्यूशन किस में फिल कर रखे होते हैं आपने? कंटेनर में फिल कर रखे होते हैं। तो बेटे लेंथ अपॉन एरिया का एक और नाम क्या? सेल कांस्टेंट। मैं कह रहा हूं इसे सेल कांस्टेंट क्यों बोला? क्योंकि बेटे सेल का मतलब होता है, सेल का मीनिंग होता है बेटे कंटेनर। क्योंकि एल अपॉन ए की वैल्यू कंटेनर पर डिपेंड करती है, सेल पर डिपेंड करती है, इसलिए उसे नाम क्या दिया गया? सेल कांस्टेंट। हाँ जी बेटे, साउंड आ रही है सभी को? ये बताओ। यस सर। तो बेटे इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट हम इसे बोल देते हैं। नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे। विशाल मैं आपके लिए ये डायग्राम दोबारा से बना रहा हूं, अगर कोई डाउट रहता है तो अच्छे से क्लियर कर लेना उसे। सपोज बेटे ये एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और एक दूसरा इलेक्ट्रोड आप ड्रॉ करें। बेटे दो इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस को हम लेंथ बोलते हैं। ये बताओ विशाल, क्या ये क्लियर है? पहले दो इलेक्ट्रोड्स के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं, राइट? और पूरा का पूरा कंटेनर बेटे, इस कंटेनर का सर्कमफ्रेंस आपका क्या है? इसका एरिया क्या है? इसे हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटे। तो ये डिपेंड करता है आपके कंटेनर पर, इसीलिए हम एल अपॉन ए को सेल कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या कोई बच्चा सेल कांस्टेंट का सिंबल भी बता सकता है? सेल कांस्टेंट का सिंबल क्या होगा बेटे, बताइए? जी स्टार। बिल्कुल ठीक बेटे, ये जी स्टार इसका सिंबल होगा। ओके जी, नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए। इसके बाद कुछ बच्चों का भी नेटवर्क आज काफी वीक चल रहा है, बार बार रीज्वाइन कर। ये देखो बेटे के 1 अपॉन में मैंने के लिखा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 1 अपॉन रो को के मैंने लिख दिया। के का मीनिंग कापा, कापा यानी कंडक्टिविटी। 1 अपॉन आर को हम क्या बोलेंगे? जी बोलेंगे। जी बोलो या सी बोलो, क्या मीनिंग है इसका? कंडक्टेंस। और जी स्टार एल अपॉन ए के लिए एक और सिंबल क्या? जी स्टार। जी स्टार का क्या नेम है? सेल कांस्टेंट। बिल्कुल ठीक है बेटे। आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स एक अच्छा फील करवाता है, लगता है कि जो मैं करवा रहा हूँ शायद किसी बच्चे के काम आ रहा है, या किसी को ना क्लियर हो तो वो मुझे रिप्लाई कर रहे हैं साथ साथ। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए। इसके बाद सुनिए, सबसे पहले के नीचे मैं लिख देता हूं कंडक्टिविटी। जी के नीचे मैं लिख देता हूं बेटे कंडक्टेंस। और प्लीज बताइए जी स्टार के नीचे मैं क्या लिखूं? सेल कांस्टेंट। करीना कृष्णा, मुझे कैसे क्लियर होगा बेटे कि तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खुद बताओ। आप लोग रिप्लाई करेंगे कुछ तभी तो मुझे कुछ क्लैरिफिकेशन होगी ना कि इस बच्चे को क्लियर हो रहा है या इसको कोई डाउट है। चलिए नेक्स्ट आगे बेटे, इसके नीचे मैं लिख देता हूं सेल कांस्टेंट। ये लीजिए। आई थिंक बड़ा इजी आज वाला वर्क। नेक्स्ट आगे बच्चे। हाँ जी, अब हम बात करते हैं स्पेशली कंडक्टिविटी की। बेटे कंडक्टिविटी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये मैं पहले वाला पार्ट यहाँ से रब कर रहा हूँ ताकि मैं आपके लिए दोबारा से लिख सकूँ। हाँ जी बेटे, कंडक्टिविटी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास 2 तरह की होती है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक है मोलर कंडक्टिविटी। ये लो बेटे, मोलर कंडक्टिविटी। बेटे मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल लैम्डा एम। क्या बोला मैंने? लैम्डा। लैम्डा का सिंबल क्या होता है रियलिटी में? वैसे लैम्डा का सिंबल आई थिंक कुछ ऐसा होता है। हाँ जी, सबको क्लियर है? ऐसे ही कुछ होता है लैम्डा का सिंबल। अब इसके बाद ध्यान दो बेटे, सुनो। अगर इसके ऊपर से आप ये वाला डंडा हटा दो, ये रिवर्स वी की शेप में जो बना हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे बताओ? अगर पूरा लैम्डा लिख दिया तो ये वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर का डंडा हटा दिया, उल्टा वी आपने लिख दिया, तो इसे बोलना है मोलर कंडक्टिविटी।
तो बेटे लैम्डा के नीचे छोटा सा m लगा दिया तो बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। एक और आपके पास है बेटे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या बोला? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यहां भी बेटे ये लैम्डा बोलेंगे, अभी भी इसको लैम्डा बेटे, नीचे छोटा सा ई क्या हुआ आप लिख दीजिए, ये बन गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। उसको भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देते हैं बेटे, कंडक्टिविटी को नीचे लिख देते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल लैम्डा के सबस्क्रिप्ट में छोटा सा m आप लिख। अब बताओ बेटे इनका फॉर्मूला, इनके फॉर्मूला की कोई डेरिवेशन आपको नहीं करनी है बेटे, सिर्फ आपको एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डेरिवेशन कोई आपको नहीं करनी। सुनिए बेटे, के मल्टीप्लाई बाय, अगर किसी को साउंड में किस तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे चैट बॉक्स में बता देना बेटे। आज नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है तो इसलिए साउंड बीच बीच में शायद प्रॉब्लम कर रही होगी मे बी आपको। बेटे लैम्डा इज इक्वल टू के इंटू में 1000, ऊपर वाले फॉर्मूला में भी यही लिखा, नीचे वाले फॉर्मूला में भी के मल्टीप्लाई में 1000। सबसे पहले ये बताइए क्या ये सबको याद रहेगा आज के न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए? के का मीनिंग क्या है? कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी? के का क्या मीनिंग है प्लीज बताइए। कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ये है कापा। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट आगे। अगर मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो डिवाइड में क्या लिख दें? डिवाइड में क्या लिखेंगे? मोलारिटी, ठीक है ना। लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें, इक्विवेलेंट वर्ड कहां पर आया था 11th में? नॉर्मैलिटी। हाँ जी बच्चे। अच्छा ये बताओ क्या ये नॉर्मैलिटी हमारे सिलेबस में है सीबीएसई में? नहीं है बेटे, नॉर्मैलिटी हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसका मीनिंग बच्चे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी सीबीएसई में आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आई थिंक बहुत इजी है, बड़े आराम से आप कर सकते हो, सब कुछ सेम ही है, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस तो है नहीं बेटे, कर सकते हैं। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू में 1000 अपॉन मोलरिटी, लैम्डा ई क्या इज इक्वल टू के इंटू में 1000 अपॉन में नॉर्मैलिटी, ठीक है बेटे, ये आपको ध्यान रखना है। बेटे विशाल 12th क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर में है, लेकिन बेटे आपके सीबीएसई में नहीं है वो, आपको एनसीईआरटी में नॉर्मैलिटी नहीं मिलेगा। अगर हम कोई क्या करते हैं बेटे, किसी तरह का रेफरेंस बुक अगर आप स्टडी करते हो वहां आपको नॉर्मैलिटी मिलता है। अभी तो आज नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बेटे, रिकॉर्डिंग इस वजह से हो नहीं पा रही। ये प्रॉब्लम मैंने लगाया था रिकॉर्डिंग पे, लेकिन ये बीच बीच में खराब हो रही है, और रिकॉर्डिंग में आई थिंक मेरी साउंड भी नहीं जाएगी अभी, नेटवर्क का बहुत ज्यादा इश्यू आ रहा है बेटे। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए। तो क्या कहते हो, न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट किया जाए बेटे, क्या कहते हो? स्टेटमेंट, रफ नोटबुक लेकर बैठे हो नहीं लेकर बैठे हो प्लीज बताइए। रफ लेकर। सर एक बार डिलीटेड टॉपिक दिखाना। कौन से वाला बेटा? डिलीट टॉपिक्स जो आपने ऊपर लिखे थे अभी। डिलीटेड वाले टॉपिक, ये लो देख लिए। हाँ जी। अब सुनो प्लीज, कोई भी स्टूडेंट चाहे नया चाहे पुराना सॉल्यूशन को मत देखना, सिर्फ स्टेटमेंट पर नजर डालो। आपके पास 2 मिनट हैं, हो पाए ठीक, ना हो पाए तब भी ठीक, बट ट्राई करो बेटे, मजा तो तभी आएगा ना, ठीक है। मैं खुद को भी म्यूट कर रहा हूं 2 मिनट के लिए। नीचे फर्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, फटाफट उसे करना स्टार्ट करें।
हाँ जी बेटा, काफी सब स्टूडेंट कर चुके हैं। सृष्टि, शरण, प्रांश, मोक्ष, गुंजन, शिविन। शिविन आंसर भी बता दो बेटे, क्या सोल्व हुआ। अमृत ने भी किया। ये लो बेटे, बिल्कुल ठीक है। आंसर मैच करना स्टार्ट करो सबके सब। मैक्सिमम बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 32.76 यूनिट्स बेटे। यूनिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अंजलि, यूनिट्स पर ज्यादा फोकस करना। करीना, कृष्णा, यूनिट्स बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ जी, किसी बच्चे को डाउट बताओ इसमें। किसी को भी डाउट है तो प्लीज बता दो बेटे। यूनिट्स बता दो। ओके जी, ध्यान दो बेटे, सुनो। यूनिट्स ना मतलब डिराइव तो नहीं कर रखी इन्होंने, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि कैसे डिराइव कर रखी होंगी। लैम्डा एम इज इक्वल टू 3 into 1000 डिवाइड पोलैरिटी। बेटे बैकग्राउंड वॉइस जिसके पास से आ रही है ना, खुद को म्यूट मोड पर डाल लो, ठीक है। सुनिए, ये साउंड किसके वहां से आ रही है प्लीज बता दो बेटे एक बार सभी। मुझे चैट बॉक्स में लिख कर दे दो बेटे, साउंड किसके पीछे से आ रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। सुनो बेटे, k मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी। k की यूनिट्स क्या होती हैं प्लीज बता दो। k की यूनिट्स क्या है बेटे। कापा की यूनिट बता दो। साइमन पर सेंटीमीटर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कहते हैं, जैसे लास्ट टाइम ना कुशल कह रहा था सर साइमन पर मीटर क्यों नहीं लिख रहे। बेटे जैसी रिक्वायरमेंट होती है ना, हम वैसे यूज कर लेते हैं। सपोज करो कहीं पे साइमन और आगे सेंटीमीटर दे रखा है तो साइमन पर सेंटीमीटर ले लेंगे, और रिया अगर कहीं पर आगे मीटर दे रखा है तो बेटे साइमन पर मीटर हम ले लेंगे। ठीक है, सीधा सीधा ये आपको ध्यान रखना है। ओके जी, अब इसके बाद ध्यान दीजिए। साइमन पर सेंटीमीटर होल डिवाइडेड बाय, बेटे मोलैरिटी की यूनिट्स क्या होती हैं। मोलैरिटी आपका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, यानी कि मोल पर लीटर होता है। एग्री करते हो बेटे। लीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब में भी ले सकते हैं। लीटर को हम डेसीमीटर क्यूब कहते हैं, ऐसी एमएल को बेटे हम क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बताओ मैं मोलैरिटी की यूनिट क्या यूज करने वाला हूं, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बताओ किसी को डाउट तो नहीं है इसमें। ऊपर 1000 तभी हमने लगा रखा है ताकि आपका जो एमएल है वो लीटर में बदल जाए। तो ऑलरेडी वो एमएल में दे रखा है, वो सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, तो लीटर में बदलने के लिए 1000 ऑलरेडी लगा रखा है। अब आप सेंटीमीटर -3 को ऊपर ले जाओ, बताओ बच्चे वो किस में चला गया, प्लस का 3 हो गया। सोल्व करने पर क्या बचेगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्या ये कर सकते हैं आप लोग इजिली, बता दो बेटा। पता है आपके अगर चैट बॉक्स में रिप्लाई लेट आते हैं ना, तो मुझे पता है क्या डाउट लगता है, मुझे कुछ ऐसा डाउट लगता है कि शायद से मेरा नेटवर्क वीक है, मेरी वॉइस जा रही है कि नहीं जा रही है, ये सब डाउट होने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड बोलने से पहले ना मतलब वो मजा नहीं आता, वो क्रेज नहीं रहता, एनर्जी कम लगती है फिर, इसीलिए। चलो ठीक है बेटे, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अंशिका क्लियर है बच्चे आपको अब ये। चलिए नेक्स्ट आगे बेटे, सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट बेटे फटाफट जल्दी से करें। हनी
सेकंड स्टेटमेंट हो गया 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। गुड, करेक्ट है। फटाफट फटाफट, कुणाल, हनी, खुशी, मोक्ष, डन बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी सब स्टूडेंट जल्दी से करो बेटा। स्टेटमेंट तो सब देख चुके होंगे ना? हाँ जी बेटे, कुछ स्टूडेंट का भी पेंडिंग है, थोड़ा स्पीडली करो, तब तक मैं बाकी कुछ सर्च कर रहा हूँ इसमें। चलिए, मैक्सिमम स्टूडेंट कर चुके हैं। मोक्ष सैनी, जब फैराडेज लॉज बेटे ओमिट हो चुके हैं तो उसके न्यूमेरिकल भी ओमिट हो चुके होंगे, है ना? याद करो, हमने फैराडेज लॉज के कितने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल किए थे, याद करो, बड़े अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल किए थे बेटे हमने उसके, बट वो सब आपके सिलेबस से अब स्किप हो चुके हैं। लो बेटे, ये करें। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेटे, रुको, अभी आपके सामने आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट हो जाओ। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये मैं इसी क्वेश्चन को ढूंढ रहा था काफी देर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है बच्चे, 124 सृष्टि भाटिया, पहले वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्यूशन प्लीज मत देखना, पहले खुद से करो। मुझे ऐसा लगता है इस क्वेश्चन में काफी बच्चों को डाउट भी हो सकता है। मैं आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट करो एक बार इससे।
हाँ जी बेटा, किस किस को लग रहा है कि सर एक बार आप बता दो, न्यू स्टूडेंट्स? अंशिका, ओके मैं बताता हूँ बेटे, बाकी सब बच्चे कर चुके हैं। न्यू स्टूडेंट्स में बाकी सब कर पा रहे हो? लक्ष्य, ओके मैं बताता हूँ बेटे। लक्ष्य, अंजलि, अंशिका, अमृत, आता है बेटे आपको ये न्यूमेरिकल? स्नेहा, मैं बताता हूँ बेटा बिल्कुल। करिश्मा, आप बताओ। ओके जी, मैं बताता हूँ अर्पित। ओके सुनो बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। पता है क्या, इस पर फोकस मत करना कि आंसर क्या आ रहा है, इस पर फोकस करना कि करने का तरीका क्या है, हमें अपना ब्रेन कैसे चलाना है। इसके लिए सुनो, मेथड अगर क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले बेटे, इस न्यूमेरिकल्स के अंदर आपके पास डबल केसेस गिवन है, दो अलग अलग केस आपको गिवन है, ठीक है गौरव? एक तो आपको दे रखा है क्या, 0.1 मोलर, एक आपको दे रखा है बेटे 0.02 मोलर। तो सबसे पहले बताओ, सॉल्यूशन एक तरह का या दो तरह के हैं? दो तरह के सॉल्यूशन है। दो तरह के सॉल्यूशन है, इसका क्या मीनिंग बना बेटे? ये ड्यूअल केस हो गया, दोनों सॉल्यूशन की हमें दो अलग अलग रेजिस्टेंस दे रखी है, ठीक है? अब इसके बाद ध्यान दो बेटे, मैंने क्या किया, मेरे पास फॉर्मूला है K इज इक्वल टू, आई थिंक थोड़ा ज्यादा लाइट हो गया, आपको दिखाई ना दे रहा हो कभी। K इज इक्वल टू रो इंटू में L अपॉन A। क्या ये फॉर्म, सॉरी रो नहीं आएगा, C आएगा यहाँ पर। ये बताओ बेटे, क्या ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? ये फॉर्मूला सबको याद है बेटे? बताओ जल्दी से। अमृत, थोड़ी देर पहले मैंने ये फॉर्मूला बताया था, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय सेल्फ कांस्टेंट, ये मैंने बताया था। अब मुझे यहाँ C की, कंडक्टेंस की जरूरत नहीं, मेरे पास तो रेजिस्टेंस है, मैं C को हटा के क्या लिखना चाहता हूँ, लो बच्चे मैंने 1 अपॉन में R लिख दिया। अच्छा, ये मेरे पास ड्यूअल केस न्यूमेरिकल है, तो सबके सब ध्यान देना, जो न्यू स्टूडेंट एटलीस्ट उनको ध्यान होना चाहिए। अब अगर कभी भी ड्यूअल केस न्यूमेरिकल है तो बेटा मेरा तरीका कहता है फॉर्मूले को एक नहीं दो बार लिख दो, ऐसे। फॉर्मूले को मैंने दो बार लिख दिया, ये देखो बेटे, यहाँ तक होप्सो आपको क्लियर होगा। फॉर्मूले को दो बार लिख के अब मैं इसकी वैल्यूज अप्लाई करूंगा। बेटे ऊपर तो मैंने के कौन सा ले लिया, फॉर 0.1 मोलर, और बेटे नीचे मैंने के कौन सा ले लिया, फॉर 0.02 मोलर। देखो मैं लेफ्ट साइड में टिक मार्क लगा रहा हूं और साथ साथ लिखता जा रहा हूं। बताओ अमृत, स्नेहा, अर्पित, लक्ष्य, क्या क्लियर है बेटे? इतना पहले बताओ, के 0.1 डिवाइड बाय के 0.02 के लिए इज इक्वल टू में 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर। बताओ बेटे, कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर आई थिंक दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है कंडक्टिविटी फॉर 0.1 मोलर के लिए? 1.29। तो बताओ बेटे 1.29 अप्लाई कर दिया। कैलकुलेट के ऑफ 0.02 मोलर, तो बेटे के यूं का यूं लिख दिया, वो आपको कैलकुलेट करना है। इज इक्वल टू में बताओ बेटे, शुरुआत में 1 अपॉन आर, जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, 0.1 मोलर के लिए आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू 0.1 मोलर के लिए आर की वैल्यू कितनी है? 100 ओम। तो 1 अपॉन में मैंने 100 लिखा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 1 अपॉन में 100 लिख दिया मैंने। नेक्स्ट बेटे, 0.02 मोलर के लिए आर की वैल्यू कितनी है? 520 ओम। तो बेटे 1 अपॉन 100, इसके अपॉन में 1 अपॉन में 520 लिखो, ऊपर जाकर वो किस में चला गया? ऊपर जाकर किस में आ गया? मल्टीप्लाई में आ गया। एल अपॉन ए से एल अपॉन ए कैंसिल, क्योंकि दोनों के दोनों एक जैसे कंटेनर में है, दोनों की एक जैसी नेचर है, तो लेंथ अपॉन एरिया दोनों के लिए कैंसिल आउट हो गया। बड़े प्यार से के निकल जाएगा, कंडक्टिविटी फॉर 0.02 मोलर हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। कितना आंसर आया? 0.248 साइमन पर मीटर। ये बताइए पहले मुझे, क्या ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? ये बताओ, 0.248 साइमन पर मीटर। हाँ जी बच्चे, जिनको भी डाउट था इसके अंदर, न्यू स्टूडेंट, लक्ष्य बताओ जल्दी से। चलिए नेक्स्ट आगे बेटे, इसके बाद आगे नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए।
बेटे और क्या निकालना है, कैलकुलेट के साथ में लैम्बडा भी निकालना है। आई थिंक लैम्बडा का फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है बेटे, येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। लैम्बडा आपको निकालना है। सबसे पहले बताओ के की वैल्यू तुमने अभी अभी निकाली, ये पुट कर दी, क्या ये क्लियर है? 0.248 हमने के की वैल्यू अप्लाई कर दी। नेक्स्ट आगे मल्टीप्लाई में 1000 हमने कर दिया, कोई प्रॉब्लम? डिवाइड में बताओ बच्चे मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 0.02 मोलर। बड़ा सिंपल है बेटे, सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपकी लैम्बडा एम की वैल्यू आ जाएगी। 1000 ऊपर लगा रखा है, इसका मतलब आपके पास जो वॉल्यूम है वो लीटर में नहीं मिलीलीटर में है। समझ में आ रहा है बेटे मैं क्या बोल रहा हूं? आपने फॉर्मूले में 1000 लगा रखा है, इसका मतलब आपके पास वॉल्यूम लीटर्स में नहीं किस में होगा, मिलीलीटर में होगा। मिलीलीटर का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब बताओ यूनिट में सेंटीमीटर लिखना सही है कि गलत है, प्लीज बताइए। यूनिट्स में सेंटीमीटर ही आएगा आपके पास यहाँ पर, ठीक है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, जबकि के की कंडक्टिविटी की यूनिट में क्या था बेटे, साइमन पर मीटर, ये हम बोलेंगे। किसी को डाउट है बेटे अब इसमें बताइए जल्दी से, क्या कर पाओगे इजिली? हो जाएगा, चलिए ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट आगे। हाँ बेटे, क्वेश्चन नंबर 11 एक बार देख लो, क्वेश्चन नंबर 11। एनसीईआरटी बैक सेज क्वेश्चन है ये। कोमल सिर्फ देखा देखा है कि सोल्व भी कर लिया? हन्नी का आंसर आया है 219 इंटू 10⁻³ डन। इशिका का आंसर भी मैच कर रहा है बिल्कुल, कुणाल का भी हो गया। तीन बच्चों ने सॉल्व किया अभी, बाकी सब जल्दी से। निधि, अंजलि, प्रांश, कुंजन, अंशिका, इशिका, कुणाल, हनी, कोमल, श्वेता, स्वाति, सबका आंसर मैच कर रहा है। स्वाति शर्मा आंसर बेटे 219 इंटू में क्या है 10⁻⁴। स्वाति शर्मा, बाकी सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। हाँ जी बेटे, पीयूष बिल्कुल सही है, 0.219 बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी स्वाति, डन बेटा। ये बताइए क्या क्लियर है? आज वाले लेक्चर में डिस्टरबेंस बहुत थी बेटे, नेटवर्क का इशू आ रहा था काफी ज्यादा।
बट आई थिंक ज्यादा हमने कुछ नहीं किया, बड़ी सिंपल सिंपल सी चीजें थी, ठीक है। प्लीज बेटे रिप्लाई किया करो साथ साथ, अदरवाइज ऐसा लगता है कि शायद समझ में नहीं आ रहा किसी को या मेरी वॉइस नहीं जा रही। आप लोग रिप्लाई करते हो तो पढ़ाने का और ज्यादा मन करता है। और आप खुद सोचो, जब आप क्लासरूम में मेरे सामने बैठे होते थे तो हम रिवीजन कैसे करते हैं बेटे? क्या कभी रिवीजन का मतलब ये होता है कि सिर्फ टीचर बोलता रहे? रिवीजन में आप लोगों से भी मैं रिप्लाई लेता था कि नहीं लेता था? प्लीज बताइए। तो बेटे स्टूडेंट्स भी जब सामने से रिप्लाई करते हैं लगातार, तभी तो आपको लर्निंग होती है। आप आई थिंक इस चीज को मानोगे कि जब आपसे मैं कोई चीज बुलवाता हूँ तो वो आपके दिमाग में बैठ जाती है, तुम्हें याद रहती है। प्लीज बताओ, होता है कि नहीं होता है ऐसा? आपके अंदर कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप किसी चीज को सुनाते हो किसी को, एटलीस्ट उसको लिख कर देखते हो, ठीक है। जितने ज्यादा टेस्ट होते हैं उतना कॉन्फिडेंस आता है, जितना हम ओरल टेस्ट देते हैं उतना कॉन्फिडेंस आता है बेटे, उसी को रिवीजन कहते हैं। अदरवाइज उसका लॉजिक क्या है, सोचो एक बार आप, क्या लॉजिक है उस चीज का, ठीक है। तो इसीलिए मुझे तो रिप्लाई चाहिए आप लोगों से। नहीं बच्चे, आंसर करेक्ट था आपका, पीयूष करेक्ट था। चलिए ओके बेटे, तो आज 4 o'clock मिलते हैं, ठीक है। मोक्ष अभी नहीं बच्चे, नेटवर्क का बड़ा इशू आ रहा है। नेटवर्क जब थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है ना तो मजा खराब कर देता है। सिर्फ आपका नहीं बेटे, मेरा भी, सच है ये बात।